पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल मैंने योगी सरकार के कोरोना घोटाले पर पहला खुलासा मैंने किया था और आज योगी सरकार का कोरोना घोटाला पार्ट 2 आपके सामने खोलने जा रहा हूं। और कल ही मैंने इस बात को कहा था कि ये घोटाला कोई 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है। कोरोना के महामारी के दौरान, कोरोना के संकट काल के दौरान ये घोटाला कहीं एक ग्राम पंचायत तक या एक ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घोटाला योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। और ये कारगिल में हुए ताबूत घोटाले के समान है, इस देश में हुए कोयला घोटाले के समान है। कोयला घोटाले के समान ये कोरोना घोटाला योगी सरकार ने किया है। और इसमें आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। योगी जी तो हर हफ्ते इस कोरोना की महामारी के दौरान भी हेलीकॉप्टर लेके गोरखपुर उड़ जाते हैं। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के रोकथाम के नाम पर कार्रवाई, कोरोना के रोकथाम के नाम पर इलाज तो बहुत दूर की बात है। सरकार के 2-2 मंत्रियों का जीवन जा चुका है, स्वास्थ्य कर्मियों का जीवन जा चुका है, पत्रकारों का जीवन जा चुका है। इस कोरोना की महामारी में, इस कोरोना के संकट के दौरान बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भुगता है, झेला है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना की महामारी से त्रस्त है और दूसरी तरफ योगी जी की सरकार कोरोना में घोटाला करने में व्यस्त है, कोरोना में घोटाला करने में मस्त है। योगी जी, आपको तो लोग योगी कहते हैं, आप ईमानदारी का बड़ा बड़ा दावा ठोकते हैं। आपको ये घोटाला करने की जरूरत क्या पड़ गई? इस महामारी में, इस मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े संकट पर भी ये घोटाले की कार्रवाई आपको क्यों करना पड़ा? मैं आपको बताता हूं कैसा घोटाला है ये। झांसी का मामला सामने आया है और झांसी के अंदर 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 4000 रुपए में खरीदा गया और 1700-1800 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 4500 रुपए में खरीदा गया। यानी भ्रष्टाचार की सीमा आप समझ पा रहे हैं? 4, 5, 10, 20% नहीं, 300% का घोटाला किया योगी सरकार ने। 300% का घोटाला, 3-3, 4-4 गुना महंगे दामों पे खरीदा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, और ऑक्सीमीटर तो 10 गुना ज्यादा महंगे दामों पे खरीदा है। कल मैंने 320 रुपए का बिल दिखाया था ऑक्सीमीटर का। मैंने ये भी दिखाया था कि ऑनलाइन आप अगर सर्च करेंगे तो ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए होगी, थर्मोमीटर की कीमत 1800 रुपए होगी। लेकिन वारे योगी जी, आपकी सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। एक ही जिले के अंदर एक ही तरह का सामान अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग दाम पे आप खरीद रहे हैं, अलग अलग कंपनियों से आप खरीद रहे हैं। ऐसा घोटाला कभी सुना है आप लोगों ने? एक ही जिले में, एक ही जिले के ग्राम पंचायतों में अलग अलग दाम पर ऑक्सीमीटर, अलग अलग दाम पे थर्मोमीटर खरीदा गया, अलग अलग कंपनियों से थर्मोमीटर खरीदा गया, अलग अलग कंपनियों से ऑक्सीमीटर खरीदा गया। ये कुछ गांव में पढ़ दे रहा हूं। ये गांव है गढ़ दिलवाली, चिटगांव चिरगाटा ब्लॉक है
और इसमें ऑक्सीमीटर की कीमत है 3990 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत है 4500 रुपए। ऑक्सीमीटर की कीमत है 3990 रुपए यानी 4000 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत है 4500 रुपए, जो आप पत्रकारगण अभी गूगल सर्च करके देख लीजिए। मैं कहता हूं आपको 800 रुपए में ऑक्सीमीटर ऑनलाइन मिल जाएगा और 1800 रुपए में थर्मोमीटर ऑनलाइन मिल जाएगा। कहीं टेंडर कराने की जरूरत नहीं है, कहीं दाम कम कराने की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको घर बैठे ऑनलाइन 800 रुपए में ऑक्सीमीटर और 1800 रुपए में थर्मोमीटर मिल जाएगा। लेकिन योगी जी को वो थर्मोमीटर मिलता है 4500 रुपए में और ऑक्सीमीटर मिलता है 4000 रुपए में। ये एक गांव का है। इसी जिले की दूसरी ग्राम सभा, ऐसा घोटाला कभी आपने सुना नहीं होगा। इसी जिले की दूसरी ग्राम सभा है खरैया कुरसराय। अब यहां देखिए साहब, यहां पर जो पल्स ऑक्सीमीटर मिला है ये मिला है 3432 रुपए और जो थर्मोमीटर मिला है वो मिला है 3728 रुपए। ये देखिए रेट यहां बदल गया। लेकिन इसको पढ़ेंगे आप, इस पूरे कागज को, तो बड़ा मजा आएगा। दूसरे चीजों में दाम बढ़ा दिया गया। सैनिटाइजर, ग्लव्स, जो और सामान लेना है उसमें अलग अलग दाम बढ़ा दिया गया। सबका खेल, सबका गणित 15,000 से लेके 15,500 तक बिल बनाया गया। कहीं 4000 लिख दिया ऑक्सीमीटर, कहीं 4500 लिख दिया, कहीं 3500 लिख दिया, कहीं 4000 लिख दिया और बाकी चीजों का दाम घटा बढ़ा के बिल का मामला कहां तक अटका, खेल कहां तक अटका, 15,000 से 15,500 के बीच। तीसरी गांव घेवरा, बड़ा मजेदार काम किया है योगी जी ने। देखिए आप, पालर एक ग्राम सभा है। इस पालर ग्राम सभा में थर्मोमीटर की कीमत है 3300 रुपए, 3358 रुपए और ऑक्सीमीटर की कीमत है 3349 रुपए। बाकी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए, मामला वहीं 15,000 के आसपास। यह है गेवरा, बवीना ब्लॉक में गेवरा ग्राम पंचायत। यहां पर ऑक्सीमीटर की कीमत है 3500 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत है 3522 रुपए। देख रहे हैं आप, एक ही जिले में ऑक्सीमीटर कहीं 3400 में मिल रहा है, कहीं 3300 में मिल रहा है, कहीं 3500 में मिल रहा है, कहीं 4000 में मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे को आप इस कोरोना के महाकाल में लूट का धंधा मचा रखा है आपने। शमशान में दलाली कर रही है योगी की सरकार। लोग शमशान में मर रहे हैं, लाशें बिछ रही लोगों की, और योगी जी की सरकार इस कोरोना के महाकाल में भी, इस कोरोना के महा संकट के दौरान में भी शमशान में दलाली खाने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और ये अधिकारियों के आदेश है, किन किन कंपनियों को यह आदेश दिया गया उसकी डिटेल है। ये सारी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आम आदमी पार्टी का ये मानना है, साफ तौर पे मानना है, कि कोरोना काल में, कोरोना के इस महासंकट में ये जो महा घोटाला किया गया है, इसने उत्तर प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा मारने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है और शमशान में दलाली खाने का काम किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और ग्राम पंचायतों में हुए इस घोटाले, और मेरी जो जानकारी है लगभग 65 जिलों में ये घोटाला हुआ है, लगभग 65 जिलों में ये घोटाला हुआ है।
अगर इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एसआईटी बना के नहीं कराई गई, अगर इसमें दोषियों की गिरफ्तारी और उनको जेल नहीं भेजा गया, पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी इस कोरोना घोटाला को लेकर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर करेगी और पूरे प्रदेश की जनता को बताने का काम करेगी कि जब आप कोरोना से मर रहे थे, लाशें बिछ रही थी, उस दौरान योगी जी की सरकार घोटाला करने में व्यस्त थी। एक मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि मेडिकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं, चिकित्सा शिक्षा निदेशक जो हैं, मिस्टर के गुप्ता जी ने एक खुलासा किया और उन्होंने कहा था, ये पत्र जारी किया था और इसमें बड़ा मजेदार काम किया। पीपीई किट घोटाले को लेकर यह पत्र लिखा गया कि जो मानक है उससे घटिया पीपीई किट मेडिकल कॉलेजेस में सप्लाई की गई। पुराना मामला है। तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने, योगी जी की सरकार ने, ये मेडिकल डायरेक्टर जो चिकित्सा शिक्षा के निदेशक महानिदेशक हैं, उनके पत्र के आधार पे पीपीई किट की जांच नहीं कराई, घोटाले की जांच नहीं कराई। क्या जांच कराई? बोले साहब ये पत्र कैसे लीक हो गया, ये पत्र कहां से लीक हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पत्र कहां से लीक हो गया। आज मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पत्र दिखा रहा हूं महानिदेशक महोदय का, मेरे ख्याल से यही पत्र है, हाँ यही पत्र, ये पत्र आप सबको दिखा रहा हूं। और मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डीजीएमई के गुप्ता जी का तो ट्रांसफर कर दिया, एसटीएफ से इस बात की जांच तो बैठाल दी कि पत्र कहां से लीक हुआ, लेकिन जो घोटाले का मुद्दा इन्होंने उठाया था उसकी जांच में क्या हुआ? पीपीई किट घटिया मिलने से, घोटाला होने से, पीपीई किट के घटिया होने के कारण जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से पॉजिटिव हुए, उनके जीवन पे जो संकट आया, उसका क्या हुआ, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, मैं ये भी मांग करता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये पत्र गलत दिखाया जा रहा है तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, एक एफआईआर और कर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। 12 हो चुकी है, 13वीं कर दीजिए, 13वीं कर दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपकी सच्चाई को, आपके चेहरे को देख रही है। योगी जी, आप किस प्रकार से आपदा को अवसर में बदलने में जुटे हुए हैं, किस प्रकार से आपने इस कोरोना के महा संकट के दौरान भी घोटाले बाजी की है और भ्रष्टाचार किया है। अब आप लोगों के जो प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। अब ये जब पूरी 65 जिलों का मामला आएगा तब आंकड़े पता चल सकते हैं, लेकिन जो अभी तक मामला सामने आया है उसमें ये एक बहुत बड़ा एक महा घोटाला है, मैं यही कह सकता हूं। पूरा अमाउंट तो तभी पता चलेगा जब अलग अलग जिलों से पूरे आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि देखिए कल जो मामला आया था उसमें 6900 रुपए का थर्मोमीटर खरीदा गया था और 2800 रुपए का ऑक्सीमीटर खरीदा गया था। ये जो मामला आया है इसमें 4000 का ऑक्सीमीटर खरीदा गया है और 4500 का थर्मोमीटर खरीदा गया है। तो आप दूसरे जिले में आप कहीं और खुलेगा तो आप देखेंगे हो सकता है 7-8 हजार रुपए में ऑक्सीमीटर खरीदा गया हो, 10-12 हजार रुपए में थर्मोमीटर खरीदा गया हो। ये हालात ऐसे बिगड़ते चले जा रहे हैं, इधर मेट्रो भी निकलते चले जा रही है और कोरोना जो है पॉजिटिव द्वारा कांटिन्यू निकलते चले जा रहे हैं, और ऐसे में कैसे ही सरकार देख रही है और खोलती चली जा रही है। क्या देखिए, लगभग 7000 के आसपास प्रतिदिन इस समय उत्तर प्रदेश में केसेस आ रहे हैं, और जब केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, अस्पतालों में इंतजाम है नहीं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर मिलता नहीं, तो आपके मंत्रियों तक को मेदांता जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो सक्षम नहीं हैं वो दम तोड़ देते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता है। WHO इस समय इस वक्त
सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग करा के होम आइसोलेशन के नियमों का ठीक से पालन करना। होम आइसोलेशन आपने लागू कर दिया, ना उनकी नियमित रूप से जांच हो रही है, ना उनको सही समय पर चिकित्सा मिल पा रही है, सुविधा मिल पा रही है। तो ऐसे में जब बेड के इंतजाम नहीं है, ऑक्सीजन के इंतजाम नहीं, वेंटिलेटर के इंतजाम नहीं, तो दिक्कतें आपके सामने बहुत सारी हैं। योगी जी, आप हेलीकॉप्टर लेके, ये उड़न खटोला लेके लखनऊ से गोरखपुर मत कीजिए, इसकी चिंता कीजिए और गंभीरता के साथ इसका समाधान। WHO में एक वीडियो वायरल हुआ था डॉक्टर डेविड समाधी का, जो WHO के सीनियर डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा था कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं उसमें जिस तरह की टेस्टिंग हो रही है यूपी में भी और पूरे देश में जिस तरह की टेस्ट, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस में ये ट्रांसमिशन नहीं होता है, उसके बावजूद जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, ICMR की रिपोर्ट आई, फर्जी आंकड़े भी दिए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस में ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये आप जानकारी दे रहे हैं, मुझे इस बात का पता नहीं है। संक्रमण उससे नहीं फैलता जिसमें लक्षण नहीं होते, गंभीर लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि टेस्टिंग कराकर, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराकर ही इससे बचा जा सकता है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश को महाफिसड्डी घोषित कर दिया है योगी जी ने। महाफिसड्डी, 1000 में 22 लोगों की टेस्टिंग, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे कम टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश को रखा है योगी जी ने। यानी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है, पता भी लोगों को नहीं चल पाता कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश से इस कोरोना संकट के दौरान जो भी मरीज दिल्ली आएंगे, हम उनका पूर्ण रूप से इलाज करेंगे, उनके इलाज के लिए, उनकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने 3.5 वर्षों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, छोटे बाजारों में, कस्बों में बनाए? कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आपने निर्माण किया? आप बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को, कितने जिला अस्पतालों में आपने बेड बढ़ाए, वेंटिलेटर बढ़ाए, ऑक्सीजन का इंतजाम किया? कोरोना के दौरान आपने कहा 1.5 लाख बेड आपके पास तैयार है, 31 मई को आपने कह दिया। आज तक कितने बेड आपके हैं और क्यों फिर बेड के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं और 7-7 घंटे बाद इसी लखनऊ के अंदर लोगों की जान चली जाती है? स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश को योगी जी ने बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया है, बद से बदतर हालत में। अस्पतालों में स्विमिंग पूल बन जाता है, बाढ़ का इलाका बन जाता है जब पानी बरसता है। गाय और जानवर और तमाम उसमें सुअर और भेड़ टहलते हैं अस्पतालों के अंदर, कुत्ते टहलते हैं अस्पतालों में। उत्तर प्रदेश में तमाम दृश्य हमने देखा। अपनी मां का इलाज कराने गया एक लड़का हरदोई में और उसकी मां की डेथ हो गई। ऐसे तमाम घटनाएं हुई। तो स्वास्थ्य सेवाओं को इतना बदहाल क्यों कर दिया योगी जी आप? क्यों हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों को, बहनों को गांवों में, कस्बों में, उनके जिलों में इलाज नहीं मिल पा रहा? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं हम उसमें इतना अच्छा इलाज कर रहे हैं कि लोगों को जो है जल्दी राहत मिल रही है। जल्दी राहत मिल रही है तो आप बताइए, जो आंकड़े हैं इस वक्त, वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना बढ़ रहे हैं और ठीक होने का रेट दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उत्तर प्रदेश की हालत, सुनिए। सर, क्या लोहे की लॉलीपॉप दी जा रही फिर से? ये लॉलीपॉप ही दिए जा रहे, और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? यूपी में कोरोना प्रतिदिन 6,692 के लगभग, इतना 7,000 के आसपास बढ़ रहा है। अब तक 2,59,000, लगभग 2,60,000 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। 3,843 मौत हो चुकी है। 1,95,000 लोग अब तक ठीक हुए हैं और बाकी अभी भी अस्पतालों में है। तो सर, ये कोरोना की तो आपने जो बताया ठीक होने का जो रेट है वो कम क्यों है? होम आइसोलेशन में जब तक आप ठीक से ट्रीटमेंट लोगों का नहीं करेंगे तो लोगों की जान जाएगी।
उनको सही समय पे इलाज नहीं मिल पाएगा, उनकी जान जाएगी, उनके सामने और भारी संकट पैदा होगा। इसलिए जरूरी यह है कि इसको आप मजाक के रूप में मत लीजिए। आप ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठ के विस्फोट का इंतजार मत कीजिए। जो जरूरी इंतजाम है, और मैंने तो पहले भी अनुरोध किया था कि योगी जी एक टीम भेजिए एक्सपर्ट की। आपके टीम 11 में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई महामारी से लड़ने का जानकार नहीं है, एक टीम भेजिए यहां से, और दिल्ली भेजकर वहां किस तरीके का मॉडल अपनाया गया कोरोना से लड़ने के लिए केजरीवाल जी की सरकार में, उसका अध्ययन कीजिए और उसको लागू कीजिए आप। संजय जी, कोरोना से जो भी हश्र हो रहा है प्रदेश की जनता का, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो यूपी पुलिस बेलगाम होती जा रही है, बार बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पुलिस का एक चेहरा, ऐसा विभत्स चेहरा दिखाई दे रहा है। कानपुर की एक घटना हुई, एक रिक्शे वाले को लेकर जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, बुरी तरह से उसे पीटा जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? लालगंज के थाने में एक दलित युवक को, रिक्शा चलाने वाले लड़के को कई दिनों तक थाने में पीट के उसकी हत्या कर दी गई। राजभर समाज के एक बच्चे को बलिया के अंदर पीट के लहूलुहान कर दिया गया। अभी एक मामला सामने आया, एक दलित युवक का शव मिला और उसमें जो आसपास के लोग थे उन्हीं को ले जाके थाने में बुरी तरीके से मारा पीटा। तो पुलिस का ये जो अन्यायी चेहरा है, ये एक घटना में नहीं, तमाम घटनाओं में सामने आया है। मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि जो प्रयास हमारी दिल्ली सरकार ने किया है कोरोना को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक और जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, भाई दिलीप पांडे जी, वो यहाँ पर इस वक्त हैं, और मैं उनसे चाहूंगा कि थोड़ी जानकारी वो इसके बारे में भी शेयर करें कि किस तरह से दिल्ली कोरोना से लड़ रही है। धन्यवाद सर। देखिए, सारा जो अंतर है वो सरकार की नीयत का अंतर है। सरकार की नीयत में यदि खोट ना हो तो किसी भी सरकार के पास हमारे देश में संसाधनों का अभाव नहीं, अभाव नीयत का है सर। और वो नीयत की कमी दिल्ली की सरकार के प्रयासों में कतई नहीं दिखती है। तभी शायद देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कहना पड़ा कि बाकी के प्रदेश दिल्ली मॉडल को जाने समझे, उसे फॉलो करें। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ पूरे देश में, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरे देश में एक ही अस्पताल है, वो दिल्ली में है, एक ही सरकार है, दिल्ली में चल रही है, एक ही मुख्यमंत्री है। आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने उन आलोचनाओं को बहुत सकारात्मक तरीके से लिया। हर एक आलोचना के ऊपर शूट द मैसेंजर करने की बजाय ईमानदारी से, समर्पण भाव से, और इस भाव से कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है, उन कमियों को दूर किया। आपको याद होगा, इस देश के तमाम टीवी चैनल जैसे उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ किसी एक अस्पताल में मरीजों के परिवार के लोग अपने बीमार रिश्तेदार से हाल चाल नहीं जान पा रहे हैं, दिल्ली के सरकारी कोविड हॉस्पिटल्स ने वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी शुरू कर दी। जैसे ही कहीं पता चला कि खाने में शिकायत है, दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर खाने की व्यवस्था ऐसी अच्छी हो गई कि शायद हम अपने घर पहुंचना चाहते। सारे क्वारंटाइन सेंटर, सारे अस्पताल उसी प्रकार की साफ सफाई और खान पान की व्यवस्था से मुस्तैद हो गए। जैसे ही पता चला कि मरीजों के डॉक्टर्स द्वारा अटेंडेंस इसमें कहीं कमी दिख रही है, सरकार ने तुरंत कैमरे लगवा दिए, मुस्तैदी बढ़ा दी, मरीज अटेंड होने लगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और सब कुछ सुगम हो गया। दिल्ली की सरकार ने 2 सबसे जो प्रभावशाली कदम उठाए वो थे कि प्रतिदिन प्रति लाख टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, और दूसरा कदम था कि सलीके से एक
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करके होम आइसोलेशन के लिए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को इंकरेज किया जाए। ऐसा होने लगा, जो माइल्ड सिम्टम्स वाले एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनको होम आइसोलेट किया जाने लगा। सरकारी तंत्र के माध्यम से उनके पास ऑक्सीमीटर पहुंचाया जाने लगा। डॉक्टर सुबह शाम फोन करके उनसे बात करने लगे। कहीं स्थिति खराब होने को हुई नहीं कि डॉक्टर्स ने मरीजों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। और नतीजा सामने है कि लॉकडाउन के दौरान, पहले लॉकडाउन में जहां दिल्ली के आंकड़े उसे पहले 3 शहरों में रख रहे थे, मुझे लगता है कि 3 हफ्ते बीते होंगे और टॉप 50 से भी दिल्ली बाहर होगी। तो सारा खेल नियत का है। यह नियत का फर्क आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है कि जहां सरकार को अभिभावक की भूमिका में आके 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करनी चाहिए थी, वहां वो आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और कोरोना घोटाला कर रहे हैं। हमारे साथ नदीम अशरफ जी हैं जो सहप्रभारी हैं, हमारे वैभव महेश्वरी जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं लखनऊ के और मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, और सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपने एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात की, अभी हमारा सवाल यही था। प्लीज सर, अभी आपने दिल्ली में एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात की कि उन्हें होम आइसोलेशन किया गया, क्वारंटीन किया गया है। डेविड समाधी का आप इंटरव्यू देख सकते हैं गूगल पे। उन्होंने कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस में देयर इज नो नीड ऑफ टू बी क्वारंटाइन, देयर इज नो नीड ऑफ टू बी आइसोलेशन बिकॉज देयर इज नो ट्रांसमिशन बिटवीन टू। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं एसएमई नहीं हूं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी पढ़ा लिखा हूं। कोविड-19 वायरस ऐसा वायरस है, इस पे अभी भी तमाम लोग ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपने हाइपोथेसिस को प्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग जर्नल्स में, साइंस मैगजीन्स में, हेल्थ मैगजीन्स के अंदर। तो अभी कोई ये कह दे कि मैं इस वायरस को आर या पार समझ चुका हूं, जान चुका हूं और मेरा कहा सत्य जो है वो अंतिम सत्य है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी, चाहे हम कहें चाहे कोई और कहे। ये सर्वमान्य सत्य वाली बात। ये जिस व्यक्ति का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो डॉक्टर होंगे, वो WHO में कोई पदाधिकारी होंगे, मैं उनके, पर ऐसे सैकड़ों हजारों रेफरेंसेस आपको मिलेंगे जो कहेंगे आपको। WHO की क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही स्टेज पे लगी हुई है, उसकी बात, उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल वायरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शाहिद जमाल साहब जो वेलकम डीबीटी ट्रस्ट के CEO हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर वायरस आपके अंदर आया तो आप कैरियर बन गए। आपके कैरियर बनने का मतलब क्या है कि आप उस वायरस को कैरी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और तकनीकी भाषा में अंग्रेजी में इसे ट्रांसमिशन कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोग